लॉज ऑफ मोशन। तो कल जो है हमने लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोडक्शन में हमने फोर्स, ये जो क्वांटिटी होती है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हो गई, फिर फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनर्शिया कैसे वर्क करता है, देन फोर्स रिजॉल्व करके वेरियस केसेस में जो भी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन होता है, उसके बाद में टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनसे रिलेटेड यानी फोर्स एंड रिलेटेड पार्ट का जो भी डिस्कशन था वो हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसमें से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स थे, पॉइंट्स थे जो मैंने बोला था आपको कि आपको बुक में से एक बार उसको रीड करना है, उनका डिस्कशन हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी हो गया है, लेकिन इस पॉइंट पे कैसे दिया है ये एक बार आपको उसको रीड करना था। तो टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर फोर्स आ रहा है उसके पीछे पीछे वर्क आएगा। अब ये वर्क मतलब होता क्या है, कल हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। कौन बोलेगा वर्क मतलब क्या होता है? यस देविका, व्हाट इज वर्क? सर्वेश, व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क पूछा जाए तो सबको यही मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअल में वर्क मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। देखो होता क्या है कि बेसिकली पहले एनर्जी आती है और एनर्जी का काम होता है वर्क करना, इसलिए अपन एनर्जी को डिफाइन करते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मतलब क्या होता है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी पहले एक फॉर्म में एनर्जी होती है और वो एनर्जी का काम ही होता है वर्क करना, इसलिए वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है? कुछ ना कुछ वर्क करती है। और ये वर्क किया मतलब क्या किया वो हमें मालूम है कि फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिस्प्लेस किया, एंड उसके बाद में क्या होता है? एनर्जी से रिलेटेड और एक स्टेटमेंट हमने सुना है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हेंस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम। यानी इस एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एनर्जी को हम सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक हमारा लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन हर बार होता क्या है कि जब भी ये एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इन बिटवीन जो कुछ भी होता है उसी को वर्क डन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड पे खड़े हैं और आपको क्लास में आना है, क्लास है अपना थर्ड फ्लोर पे, तो ऊपर आते टाइम हम क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बेसिक बात ये आ गई कि हम स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में पहले से स्टोर्ड एनर्जी है मसल के फॉर्म में, जिसको अपन केमिकल एनर्जी या फिर मसल एनर्जी बोल सकते हो। तो पहले ये एनर्जी क्या करती है? वर्क करती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वर्क हम ग्राउंड से लेके ये थर्ड फ्लोर तक ऊपर आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? फिर पूरी जो एनर्जी थी उसने वर्क डन किया था, अब ये वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि हमने जो मसल के फॉर्म में एनर्जी थी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उसको कन्वर्ट करने के लिए इन बिटवीन जो कुछ भी हो रहा था तो उसको हमने वर्क बोला है। तो वर्क को अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कंसेप्चुअली अगर वर्क को एक्सप्लेन करना है तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे रहेगा कि व्हाइल एनर्जी चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इन बिटवीन व्हाट हैपेंस दैट इज नोन एज वर्क डन। जब भी एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है तो फॉर्म चेंज करते टाइम इन बिटवीन पाथ में जो होता है हम उसको वर्क कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अभी आंसर दिया था कि वर्क मतलब क्या होता है हमें मालूम है, इट इज गिवन बाय, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट DS वेक्टर या फिर सिंपली S वेक्टर। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए F इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू DS ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, जहां पे W का मतलब होगा वर्क, देन F का मतलब होगा अप्लाइड फोर्स, थीटा मतलब होगा, क्या होगा थीटा मतलब? एंगल। कौन सा एंगल होगा थीटा मतलब रेणुका? थीटा मींस विच एंगल, कौन सा एंगल होगा? नहीं देविका?
एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन का एंगल रहेगा, एंड डीएस का मतलब यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको वर्क कंसीडर करते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट है कि जो वर्क डन होता है सिर्फ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे W बना F इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू ds, ये उसका एकदम बेसिक फॉर्मूला है। अभी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसके जो फॉर्मूले वो चेंज हो सकते हैं। देन वर्क डन का यूनिट बनेगा जूल, विच इज इक्विवेलेंट टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। बस इस न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कंसीडर करते हैं, ये SI यूनिट हो गया। एंड इसका सीजीएस यूनिट है अर्ग, और इनके बिटवीन रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। उसके बाद में वर्क के लिए डायमेंशंस रहेंगे L2 M1 T-2। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब डायरेक्शन का वर्क के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो वर्क हो रहा है ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका और डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एज शोन इन द गिवन डायग्राम। और ये डायग्राम है जिसमें हमें बोला है कि ये 20 मीटर पे इस ब्लॉक को लेके जाना है हमें इस डायरेक्शन में, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? यस बोलो। 0 वाई 0? क्योंकि थीटा आ एंगल रहा इज है 90 डिग्री। 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, एंड cos 90 0, इसलिए पूरा का पूरा वर्क डन बन जाएगा 0, खत्म। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, वहां पे थीटा चेंज होगा, एंड थीटा अगर चेंज हो गया तो फोर्स की जो वैल्यू है वो भी वेरी होगी, मतलब वर्क की जो वैल्यू है वो भी वेरी होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क डन। अब हमें सेम वर्क डन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, एंड दैट इज वर्क डन by variable force, work done by variable force। अब वर्क डन तो होगा, लेकिन उसके लिए जो फोर्स है अभी के एक्सप्रेशन में हम कंसीडर कर रहे थे कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का 100 न्यूटन का फोर्स वहां पे अप्लाई हुआ है, लेकिन मेनी टाइम्स बोलने से ऐसा बोल सकते हैं हम कि हर बार जब भी वर्क डन होता है तो उस वर्क को करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कंपलसरी वेरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटा सा वर्क डन करना है, यहां से मोबाइल को उठा के यहां पे रखना है। अब यहां से मोबाइल वहां से रखने की एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इस मोबाइल को पकड़ के लिफ्ट किया, तो इसका इनर्शिया जो था वो ज्यादा अपोज करेगा, इसलिए मुझे स्टार्ट में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। उसके बाद जैसे मैंने मोशन में सेट किया और यहां से लेके जा रहा था तो कंपैरेटिवली वहां पे फोर्स कम लग रहा था, फिर रखने के लिए हम धीरे धीरे उसको रख दे रहे थे, मतलब फोर्स और कम हो गया, और रखने के बाद फोर्स अगेन 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रोसेस में अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, हम कंसीडर करते हैं कि ठीक है 50 न्यूटन का 100 न्यूटन का इतना फोर्स लगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये फोर्स जो होता है वो हर बार हमें वेरिएबल लगता है, चेंज होने वाला फोर्स लगता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी इस तरह की कंडीशन दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, इस तरह के रिजिड सपोर्ट के ऊपर रखी है, ये फर्स्ट पोजीशन है P1, ये सेकंड पोजीशन है P2, और मुझे इस बॉडी को P1 से लेके P2 तक डिस्प्लेस करना है बाय डिस्टेंस dx, एंड इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला फोर्स है। तो उस केस में हमें करना क्या पड़ता है, देखो
कि बेसिकली वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है F इंटू डी एक्स, यहाँ पे पूरा डिस्टेंस x है ऐसे एज्यूम करो, हम करते क्या है फोर्स कैलकुलेट करने वर्क कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? F इंटू डी एक्स को। ऐसा क्यों? यहाँ पे समझो कि मैंने dx इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है ब्लॉक का, तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अगर वेरी भी हो रहा था तो उसको वेरी करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड था, लेकिन ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के होते टाइम जो फोर्स है वो कांस्टेंट बन गया था, इसलिए मैंने यहां से जो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया dw, ये बन गया F इंटू dx। फिर हमने क्या किया कि ऐसे छोटे छोटे जितने भी dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए बॉडी को जितने भी वर्क डन करने पड़े थे, मतलब जितने सारे dw थे वो सारे dw को हमने ऐड किया और उसके बाद में हमें w का यानी वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल गया कि सारे dw की एडिशन। बस ये एडिशन की अपन स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। तो w बना इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। और फिर यहाँ पे लिमिट्स होगी, जैसे दोनों के बिटवीन का सेपरेशन x है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको x2 दिया है, तो उस केस में हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 ऑफ f इंटू dx, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब क्वेश्चन में हमें समझ में कैसे आएगा कि वर्क डन जो है वो हो रहा है, लेकिन वो करने के लिए जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, ये कैसे क्लियर होगा? यस, एनी आइडिया अबाउट इट? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लियर होगा कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे एक वर्क करना था और उस वर्क के लिए पहली केस में मुझे फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन, सेकंड केस में वही वर्क करने के लिए मुझे फोर्स दिया गया है 3x² प्लस 10x माइनस 2 न्यूटन। तो मुझे अब डिसाइड करना है कि वर्क डन तो कैलकुलेट करना है, फिर कौन सा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, कौन सा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा। तो दोनों में से अगर देखेंगे 100 मतलब 100 ही है, इस 100 की वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाली, तो इस 100 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये फोर्स कांस्टेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे x के टर्म में मतलब वेरिएबल्स आ रहे हैं, अब ये वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वो वेरी होने वाले हैं, मतलब अभी के लिए मैं इनको 1 1 1 बोल सकता हूं, थोड़ी देर बाद मैं इनको 2 2 बोलूंगा, 3 3 बोलूंगा, मतलब ये फोर्स के बारे में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अपन फिक्स कंसीडर ही नहीं कर सकते। मतलब जैसे x चेंज होगा, x मतलब कौन है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर ये भी चेंज होने वाला है। एंड ये फोर्स के चेंज होने से वहां पे क्या होगा? वेरिएबल फोर्स ये बन जाएगा। एंड इस प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जो आपको मालूम भी है और मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो वेरिएबल है उसकी जो कुछ भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करो, 1 से डिवाइड करो। यानी कि देखो सेम केस आपको, सेम एग्जांपल आपको दिया गया है और इस एग्जांपल में आपको बोला जा रहा है कि आपको करना है वर्क डन कैलकुलेट इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 इक्वल टू 0 टू x2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। और इस प्रोसेस के लिए आपको फोर्स दिया है 3x² प्लस 10x माइनस 2 न्यूटन। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले वर्क डन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f इंटू dx। अगर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो x1 बनेगा 0, x2 बनेगा 5, तो f इंटू dx अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 3x² प्लस 10x माइनस ऑफ 2 इंटू dx। अभी 1 बाय 1 अगर इनको इंटीग्रेट करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, पहले 3x² का इंटीग्रेशन बनेगा x³, क्योंकि एक्चुअल में ये आएगा 3x³ बाय 3, बट 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा x रेस टू 3 प्लस यहाँ पे भी 10x² अपॉन 2, मतलब ये आएगा 5x²
माइनस ऑफ 2 बनेगा 2x। इंटीग्रेट कर लिया, अब इसकी लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेके 5 तक, और हमें मालूम है लिमिट्स पुट करते टाइम क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है देन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 125 प्लस 125 माइनस 10 माइनस 0, इसका मतलब 240 जूल। दिस विल बी द वर्क डन इन द प्रोसेस। किसने बोला है आंसर? यस सर्वेश, वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो होने वाला वर्क डन है दैट विल बी 240 जूल। क्लियर? Yes, sir. तो हर बार आपको अगर वेरिएबल फोर्स दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द आंसर फॉर वर्क डन। एक तो आपको डेटा इस फॉर्म में देंगे कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स वेरिएबल्स के टर्म में, मतलब ये एक्स की पावर के टर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। नोटेशन चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होंगे, या फिर आपको सेम पार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी दे सकते हैं कि अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया गया बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है फोर्स, और आपको बोला है कि अगर एक बॉडी को 0 से लेके 15 मीटर तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेस करने के लिए पहले जो फोर्स 0 था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये 5 पे जाने के बाद ये बन गया 5 न्यूटन। उसके बाद में 10 मीटर तक ये फोर्स कांस्टेंट था, और उसके बाद में 50 न्यूटन जब आ गया तब ये फोर्स की वैल्यू 0 बन गई। यानी कि हमारा इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। अब ये कंसेप्ट जो है हम ऑलरेडी मोशन इन ए प्लेन का जो फर्स्ट पार्ट था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन उसमें पढ़ चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन होता है और उसी का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली दिया जाता है तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। देविका वेरी गुड। ठीक है, इसलिए हमें यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे एंड ये एरिया हमारा वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। नाउ हियर, अब यहां पे देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है, ट्रेपेजियम दिख रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। 10 - 5 मतलब ये 5 प्लस 15 मतलब 20 इंटू हाइट दी आपको 5, यानी कि ये बन गया 15 जूल। इसका मतलब जो ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली वर्क डन, एंड जो आ रहा है हमारा इस केस में 50 जूल। मतलब जब भी हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे केस देंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ही कंडीशन आ सकती है, एक तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और आपको जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स यानी कि जो एक्स के फॉर्म में हमने देखा था इस फॉर्म में देंगे। इसको छोड़ के कुछ और बातें इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में नहीं आती है, तो आपको भी फिर सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर वर्क करना है। अब ये वर्क से रिलेटेड पहले हमने वर्क को डिफाइन किया, नॉर्मल वर्क कैसे कैलकुलेट करते कैसे होता है वो हमने देखा। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि एक्चुअल में जो वर्क डन होता है वो अगर वेरिएबल फोर्स करेगा तो कितना होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो जिसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, इसका एक्सप्रेशन एकदम सिंपल है, बस ये पढ़ना क्यों है ये आपको समझाने के लिए मैंने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ये बात एक्सप्लेन की थी कि वर्क एंड एनर्जी ये सिर्फ हम दो फिजिकल क्वांटिटी बोल के पढ़ते हैं लेकिन उनका जो कंटेंट है एक्चुअल वो सेम ही है। कैसे सेम है, देखो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 3 बातें याद रखनी है आपको, और चौथी बात और एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बार जो भी वर्क किया जाएगा एवरी वर्क डन will get stored in the form of energy। वो वर्क 101% स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यानी कि 4 स्टेटमेंट है, एक पहला एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क। उसके बाद में हमने अभी देखा कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क एंड एनर्जी ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं।
पहले एनर्जी आती है, कुछ वर्क करती है, और ये वर्क होने की वजह से एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है और एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में स्टोर होती है। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पे रिलेटेड टू हमारी मैकेनिकल एनर्जी, उसमें से काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। अब ये यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस। अगर थ्रू आउट इस इक्वेशन को मैं m/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा mv स्क्वायर 1/2, ये बनेगा mu स्क्वायर 1/2 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा m इंटू a इंटू s। अब अगर यहाँ पे v का मतलब फाइनल वेलोसिटी था, तो ये हाफ ऑफ m इंटू v का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ पे u का मतलब अगर इनिशियली वेलोसिटी था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बनेगी। यहाँ पे ma मतलब फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क होता है। यानी कि ये एक्सप्रेशन वही बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इफ कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, इफ कोई बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस बॉडी के मोशन परफॉर्म करते टाइम अगर उसकी स्पीड वैरी हो रही है, स्पीड वैरी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी वैरी होगी, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो उस केस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वर्क होता है, एंड ये इक्वल भी टू द वर्क डन होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि सेम एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी अगर अननोन टर्म दी है तो वो पुट करके, बाकी नोन टर्म पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है क्लियर? ये बन गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। आज वर्कशीट भी मिलने वाली है एंड क्वेश्चन भी आने वाले आपको सेम पॉइंट से रिलेटेड। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देन ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्क से रिलेटेड बस इतनी ही बातें करनी थी। वर्क से रिलेटेड कुछ ज्यादा खास डिस्कशन हमें और नहीं करना है। यही है, इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके लिए आपको वर्कशीट में दूंगा, बस उसको आपको मन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात देखो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनके बारे में तो जनरली सबको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी के मोशन के वजह से वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से ये काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय के, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, where m is the mass of the body, v is the velocity of the body। उसी के तरह नेक्स्ट आती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसे ये मेरे हाथ में चौक है, या अगर मैंने यहां से नीचे छोड़ दिया या फिर यहां से नीचे छोड़ दिया, दोनों केस में होने वाला इंपैक्ट डिफरेंट है। इंपैक्ट डिफरेंट है मतलब वर्क डन डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई तो बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, और ये रिप्रेजेंट करने वाली एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज गिवन बाय m इंटू जी इंटू एच। एंड जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है उसको बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है हर बार, वैसे मैकेनिकल एनर्जी भी हर बार कंजर्व होती है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर केस में एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, जैसे हम एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल लिखते हैं, वैसे अपन के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क एंड एनर्जी। अभी सेम पॉइंट से रिलेटेड हमने पहले भी इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अभी लीनियर मोमेंटम होता क्या है, कहां से आ गया, ये सारी बातें अपन टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात होगी उसको पढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट होता है ऑफ मास इनटू वेलोसिटी।
जिसमें यहाँ पे यूनिट बनेगा मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस बन गए L1 m1 t-1, और यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है मतलब इसको डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी रहेगी। अब ये लीनियर मोमेंटम तो अपन पढ़ लिए थे पहले, अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा रिलेशन है। देखो कि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं इस हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर को m अपॉन m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। बट यहाँ पे जो m इंटू वी का प्रोडक्ट है उसको हमने p बोला है, p का मतलब लीनियर मोमेंटम है, यानी ये एक्सप्रेशन बनेगा E इक्वल्स टू p का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिससे रिलेटेड आपको टेस्ट में भी, वर्कशीट में भी एंड फाइनल एग्जाम में भी सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकता है। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो P इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू E, यानी हर बार बॉडी का जो मोमेंटम है वो मास के साथ रूट ऑफ m, अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो इसमें डिफरेंस देखो। अगर आपको बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में p प्रोपोर्शनल टू m है, अगर वहां पे v कांस्टेंट बोला है तो। लेकिन क्वेश्चन में अगर एनर्जी कांस्टेंट बोलेंगे तो p प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m है, एंड अगर मास कांस्टेंट दिया तो p प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ e है। तो ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर इसी तरह से हम मोमेंटम से रिलेटेड आगे का पार्ट पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पे मिलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आज की टेस्ट में, ठीक है, आज की वर्कशीट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो लीनियर मोमेंटम होता है बॉडी का वो ऑलवेज कंजर्व होता है। एंड ये जो कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम का वो एक ही केस में होता है, और वो केस ये है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन system of interacting bodies, if external force acting on system of interacting bodies is zero, या फिर हम उसको वहां पे लिख सकते हैं कि if no external force is acting on the body, तो उस केस में क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, linear momentum of the body remains conserved। उस केस में जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि अपन एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं आगे जिसको बोला जाता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। टक्कर मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टू और मोर बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं, उसको बोला जाता है कोलिजन। जैसे कि ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1 और ये मूव हो रही है विद स्पीड u1, इसके साथ में रास्ते में और एक बॉडी है जिसका मास है m2 और ये मूव हो रही है विद स्पीड u2। तो अगर यहाँ पे सेकंड बॉडी की स्पीड जो है वो फर्स्ट से कम है तो पहली बॉडी उसके साथ जाके टक्कर खाएगी और ये दोनों इस तरह से कांटेक्ट में आएंगी। कांटेक्ट में आने के बाद शेप छोटी नहीं बनती है, मैंने छोटा ड्रॉ किया है, ठीक है, नहीं तो कोई बोलेगा छोटी बन गई शेप। तो यहाँ पे ये कांटेक्ट में आ गए दोनों बॉडीज और कोलिजन के बाद में ये सेपरेट होते हैं। तो इसका मास m1, इसकी स्पीड होती है v1, इसका मास m2 और इसकी स्पीड होती है v2, यानी मासेस जो है वो सेम रहेंगे और जो वेलोसिटी है वहां पे आफ्टर कोलिजन चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे m2 एंड ये नीचे v2 है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो गई वो हो गई कोलिजन। लेकिन इस प्रोसेस में हमने देखा कि कोई भी फोर्स एक्सटर्नली एक्ट ही नहीं हो रहा है, एंड अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है इसमें क्या होगा, वहां पे जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब एवरी टाइम, हर बार जब कभी भी कोलिजन होगा
तो जो इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 ये बना इनिशियल मोमेंटम। उसके साथ जो फाइनल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2 ये बना फाइनल मोमेंटम। तो यहां पे हर बार इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऐसे होता है। एंड ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं लिख सकता हूं कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये ऑलवेज इक्वल्स टू होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वंस अगेन इससे रिलेटेड फिर से आपको आज के वर्कशीट में एंड आज के टेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बुलेट है, सॉरी गन है, और उस गन में से हम क्या कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं। तो जब ये बुलेट फायर हो रही है, उस बुलेट के फायर होने से पहले गन एंड बुलेट दोनों भी रेस्ट में है, मतलब उनका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। लेकिन जैसे बुलेट फायर हो रही है, बुलेट को फायर कर रहे हैं, मतलब m इंटू वी इतना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इंपार्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, उतना ही मोमेंटम ये गन के ऊपर बुलेट इंपार्ट करती है एंड दैट्स व्हाई गन जो है वो थोड़ी सी पीछे आ जाती है, झटका बैठता है, जर्क बैठता है उसको। लेकिन जिस स्पीड से बुलेट जा रही है उस स्पीड से गन पीछे नहीं आती है। इसका रीजन है बुलेट का मास ज्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी कम होती है। उसी तरह से कोई हैंड ग्रेनेड है, बॉम्ब है, जिसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो बॉम्ब एक्सप्लोर होने के बाद होता क्या है कि बॉम्ब के सराउंडिंग में किसी भी डायरेक्शन का एरिया सेफ नहीं होता है, सब डायरेक्शन का एरिया वहां पे डिस्ट्रक्ट होता है। उसका रीजन वही है कि बॉम्ब रेस्ट में था, मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो जब वो बर्स्ट हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, तो वो इस तरह से एक्सप्लोड होता है कि जितने पीसेस इधर जाएंगे उनका जितना भी मोमेंटम रहेगा m इंटू वी, उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल मोमेंटम जो है इस डायरेक्शन में भी इंपार्ट होगा, सो दैट दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए सराउंडिंग का पूरा एरिया वहां पे एक्सप्लोड होता है, डिस्ट्रक्ट होता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सपोज एक बोट है, उसमें एक डाइवर या फिर कोई क्या बोलेंगे उसको, स्विमर है, वो बैठा है और बोट से वो क्या कर रहा है, समंदर में जंप कर रहा है। तो जब वो बोट के ऊपर खड़ा था तब बोट एंड वो दोनों रेस्ट में थे, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। लेकिन जैसे उसने जंप किया आगे, मतलब मोमेंटम उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंपार्ट किया, उस नेट मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम को फिर से जीरो बनाने के लिए बोट क्या हो गई, पीछे आ गई। एंड इस तरह से आपको अगर दो बॉडीज का इंटरेक्शन दे रहे हैं तो रिकॉइल वेलोसिटी या फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी का जो मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सेम केस जो है इसको यूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दो बॉडीज अगर दी है, जैसे कि बुलेट एंड मास का कंसिडरेशन चल रहा है, तो उनका इनिशियल मोमेंटम बनेगा जीरो, फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब इसमें से अगर आपको बोला है कि कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो मास इंटू वेलोसिटी बनेगा माइनस ऑफ m इंटू वी। हमें ये v चाहिए, तो ये बनेगा माइनस ऑफ m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इस तरह से हम वेरियस बॉडीज में अगर पहले रेस्ट में है एंड उसके बाद मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसमें जो भी मोमेंटम होता है, इंपार्ट होता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कोलिजन, जिसको हमने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था। अब ये कोलिजन मतलब क्या है? कोलिजन मतलब कि जो बॉडीज मोशन में होती है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, इंटरेक्ट करती है, एंड उसकी वजह से क्या करती है, लार्ज इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है। उस फेनोमेनन को बोला जाता है कोलिजन, सीधा सीधा टक्कर। तो इस कोलिजन में बाकी सारी बातें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो बेसिकली कोलिजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। ये एक टाइप से अपन कोलिजन को डिवाइड करते हैं, एंड दूसरी एक मेथड है कोलिजन को सेपरेट करने की, डिवाइड करने की। एक होता है इलास्टिक कोलिजन एंड दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन।
ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन की, फिर हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक इन इलास्टिक क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद में आएंगे ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? यस देविका, इलास्टिक कोलिजन मींस व्हाट? देखो कंडीशन क्या है कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, कोलिजन कोई भी आने दो, हेड ऑन है, ऑब्लिक है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या फिर पार्शियली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, किसी भी टाइप का किसी भी कंडीशन में कोलिजन आ रहा है, तो हर एक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं आना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होगा या नहीं होगा, ये 100% होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ये ऑलवेज जो है कंजर्व होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है इनिशियल एंड फाइनल वो ऑलवेज सेम होती है। लेकिन जब बात इलास्टिक कोलिजन की आती है, तो यहां पे एडिशन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज फाइनल। मतलब पहले कोलिजन से एंड कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी में भी कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है। अगर इस तरह की कंडीशन वहां पे मेंटेन हो रही है, तो उस टाइप के कोलिजन को बोला जाता है एज ए इलास्टिक कोलिजन। यानी देखो ये पहली बॉडी है जिसका मास है m1, इट इज मूविंग विद स्पीड u1। ये दूसरी बॉडी है ऑफ मास m2 मूविंग विद स्पीड u2, जाके कोलाइड हो गई एक दूसरे के साथ। ये m1 ये m2 कोलिजन के बाद में सेपरेट हो गई, इसका मास तो सेम रहेगा, स्पीड बदल जाएगी v1, इसका भी मास सेम रहेगा, स्पीड बदल जाएगी v2। तो ये हो गया कोलिजन। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये है बेसिकली कोलिजन की केस। अब अगर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है एंड वो भी इलास्टिक हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा। मतलब कोई भी कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, पहला काम हमारा यही होता है, हम लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती ही है। उसके बाद में अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम ये भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ये दोनों भी केसेस जो है वो इस टाइप के मतलब इलास्टिक कोलिजन में कंपलसरी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, ये एक कंडीशन मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड वो वाला थर्ड, ये तीनों जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रिलेटेड टू हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। है क्लियर? चलो वन बाय वन पूरे इक्वेशंस देख लो। सर ते थर्ड का है? थर्ड v1 प्लस u1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब आया कैसे, इसका प्रूफ भी होता है लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें वो इक्वेशन मिलता है। ठीक है, करूँ अब? यस सर। अब अगर आपको सेम केस बोलिए कि कोलिजन जो है वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन था, और उस टाइप के कोलिजन में कोलिजन के बाद आपको वेलोसिटीज पूछी जा रही है जो बॉडी सेपरेट होके मूव हो रही है, तो ये तीनों फॉर्मूले इनमें वैल्यू पुट करके भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया v1 के लिए। इसी तरह से हम v2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो v2 के लिए ये बनेगा
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन अगर हमें निकालनी है तो ये फॉर्मूले भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर इससे पहले जो 3 फॉर्मूले मैंने स्टार मार्क करके लिख के दिए थे इन तीनों को भी लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट सेम आंसर। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक दो कंडीशन है आपको याद रखनी है कि अगर कोलाइडिंग बॉडीज इस तरह से कोलाइड कर रही है एंड उस केस में अगर आपको बोला है कि दोनों के मासेस सेपरेट है, यानी m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो उस केस में क्या होता है कि जो पहले u1 थी वो बनती है v2, जो पहले u2 थी वो बनती है v1। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दो कोलाइडिंग बॉडीज का अगर मास सेम है तो उनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। यानी कि देखो आपको एक कंडीशन बोली है, पहली बॉडी है जिसका मास m1 है, ये u1 इतने स्पीड से मूव हो रही है। दूसरी बॉडी है जिसका भी मास m1 मतलब सेम ही है लेकिन ये रेस्ट में थी, तो कोलिजन के बाद में इनका क्या होगा, इसका मास m1 है तो इसकी वेलोसिटी जो दूसरे की थी वो बनेगी, मतलब ये रेस्ट में आएगी एंड इसके इंपैक्ट की वजह से ये जो बॉडी है वो u1 इतने स्पीड से मूव करेगी। जैसे मार्बल होता है ना, गोटा एक को रखा है दूसरी को फेंक के मार रहे हैं, तो जिसको पीछे से फेंक के मार रहे हैं वो जाके वहां पे बैठती है और आगे वाले आगे निकल जाती है, उसके लिए यही कंडीशन है। है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है, जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है उनमें जो m1 है वो मच लेस देन m2 होता है, और उस केस में अगर आपको बोला गया है कि जो m2 है उसकी जो स्पीड है यानी u2 है अगर वो रेस्ट में है तो 0 बनेगी। अगर ये u2 0 है यहाँ पे एंड पहले बॉडी मूव कर रही विद स्पीड u1, तो उनके कोलिजन के बाद में क्या होगा, एक बड़ी बॉडी है वो रेस्ट में है, छोटी बॉडी जाके उसको कोलाइड हो रही है, तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, ये छोटी बॉडी जाके कोलाइड होगी और कोलिजन के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस आएगी, मतलब बस उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी एंड वहां पे जो v2 है वो 0 ही रहेगा, जो बड़ी बॉडी थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे थी रेस्ट में थी रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, एंड उसमें और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर m1 मच ग्रेटर देन m2 है और उस केस में अगर यहाँ पे m1 की स्पीड u1 है एंड ये जो u2 है वो 0 है, मतलब जो छोटी बॉडी है वो रेस्ट में है, बड़ी बॉडी यहाँ पे जाके उसके साथ कोलाइड हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट बॉडी की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहेगी v1 इक्वल्स टू u1, लेकिन सेकंड बॉडी की जो स्पीड है वो इस इंपैक्ट के बाद इसके स्पीड के डबल स्पीड से आगे भागती है। तो इस तरह की वेरियस केसेस है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। तो ये था इलास्टिक कोलिजन। अब इसी तरह से दूसरा कोलिजन आएगा जिसको अपन बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक की जगह पे आपको बोला है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो है लीनियर मोमेंटम की तो कोई बात नहीं, वो ऑलवेज कंजर्व होता है, मतलब यहां पे लिखना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम जो है यहां पे भी कंजर्व होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे कंजर्व नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा की कंसेप्ट यहाँ पे आती है। तो अगर ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा के ई, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अभी m1 m2 u1 u2 मतलब क्या है आपको मालूम है, इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर। इन जनरल आपको कभी भी अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है, वेयर यहां पे जो E आ रहा है इस E को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस E को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब बॉडी कोलाइड होने के बाद जब सेपरेट हो रही है तो उनके सेपरेशन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उनके अप्रोच की वेलोसिटी, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी E। इस E को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, या फिर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, इस तरह से ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। अब इन दोनों को हम यहां पे कनेक्ट करने वाले, देखो कंडीशन क्या होती है कि अगर यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये E की वैल्यू आती है 1। क्यों आएगी 1? क्योंकि देखो वहां पे इलास्टिक कोलिजन हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो जो दो बॉडी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी कोलिजन के बाद में वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहेगी, यानी ये जो रेशो है वो 1 बनेगा। एंड अगर ये रेशो 1 बन गया मतलब E की वैल्यू 1 आ गई, इसको अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है 0। क्यों? देखो E की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। इसलिए हमने बोला था कि इलास्टिक कोलिजन की केस में वहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हमें बोला जा रहा है कि वहां पे इन इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन में भी दो केस है। पहले लेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे E की वैल्यू आती है 0। यानी यहां पे होता क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कि टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडी कोलाइड होती है एंड कोलिजन के बाद में एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है, चिटक जाती है। जैसे एक वुडन ब्लॉक है और उसमें हमने बुलेट को फायर किया, फायर करने के बाद बुलेट तो अंदर ही अटक गई, मतलब वो कोलिजन कौन सा हुआ? परफेक्टली इन इलास्टिक। कोलिजन के बाद वो चिटक गई, अटक गई, स्टिक हो गई। तो उस केस में E की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे यहां पे तो हमें सेम एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से मिलेगा। बस यहाँ पे ये 1 रहेगा, उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो हमें ये एक्सप्रेशन चेंज इन या फिर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करके देगा। एंड इसको छोड़ के और एक आता है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन आ गया, मतलब E की वैल्यू 1 से छोटी एंड 0 से बड़ी रहेगी। एंड अगर वो कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे हमें इनटू 1 माइनस E का स्क्वायर वो टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। है क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया आपके हेड ऑन कोलिजन का पार्ट। इसी तरह से जो कोलिजन होता है दूसरा, उसको हमने बोला था ऑब्लिक कोलिजन। अब उस ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है देखो ध्यान से। जो ऑब्लिक कोलिजन होता है, ऑब्लिक का मतलब होता क्या है देखो, बेसिकली अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में है पैरेलल, अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं परपेंडिकुलर,
180 बना रहे हैं एंटी पैरेलल, इसको छोड़ के अगर कोई भी है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए ऑब्लिक बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि दो बॉडीज है, जैसे फर्स्ट बॉडी है, इसका मास है m1, ये मूव हो रही है विद स्पीड u1, रास्ते में जाके कोलाइड होती है विथ अनदर बॉडी जिसका मास है m2, मूविंग विथ स्पीड u2। अगर ये रास्ते में जाके दोनों कोलाइड हो गए तो ये कोलिजन के बाद में हेड ऑन में क्या होता था, मैं बोलना भूल गया, डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया था, हेड ऑन इलेस्टिक कोलिजन को कोलिजन इन वन डायमेंशन भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी टू बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही है तो ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव होती थी उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसको ऑब्लिक कोलिजन या फिर कोलिजन इन टू डायमेंशंस ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे होगा क्या कि बॉडी कोलिजन के पहले तो स्ट्रेट लाइन में थी लेकिन कोलिजन के बाद में वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होगी। मतलब एक बॉडी जो है जिसका मास m1 है, अब ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी v1 जो हॉरिजॉन्टल के साथ में θ1 इतना एंगल बनाएगी। अब डायरेक्शन कौन सी भी हो सकती है, मैं रेफरेंस के लिए ये डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं। दूसरी जो बॉडी है जिसका मास m2 है, ये भी किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है विद स्पीड v2, जैसे इसने ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल बनाया। मतलब ये इधर चली गई वो उधर चली गई, इस तरह का अगर कोलिजन हो गया, दो दो प्लेन आएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कंसीडरेशन होगा, इसलिए ये कोलिजन बनेगा कोलिजन इन टू डायमेंशन एंड इसी को हमें बोलना पड़ता है, हम बोलते हैं एज ए ऑब्लिक कोलिजन। तो ये ऑब्लिक कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की जो प्रोसेस है पूरी सिमिलर है जो अब तक अपन कोलिजन में पढ़ते आ रहे हैं, बस वहां पे हमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस अप्लाई करने। कौन से स्मॉल स्मॉल चेंजेस, देखो यहाँ पे जो v1 वेलोसिटी ऑब्लिक डायरेक्शन में थी, हम उसको ऑब्लिक नहीं रखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल दूसरा अलोंग वर्टिकल, और उसमें रूल हमें मालूम है थीटा के एडजेसेंट है तो वो बनेगा v1 cos ऑफ θ1, इसको छोड़ के जो दूसरा कंपोनेंट है वो बनेगा v1 sin ऑफ θ1। उसी तरह से इसके भी कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा थीटा का एडजेसेंट है तो v2 cos ऑफ θ2 एंड इधर का कंपोनेंट रहेगा दैट विल बिकम v2 sin ऑफ θ2। बस ये एडिशनल हमें वहां पे चेंज करना पड़ता है एंड इसके साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, देखो इससे पहले मोशन इन वन डायमेंशन थी, मतलब कोलिजन इन वन डायमेंशन था, तो जब अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे थे तो हम एक ही फॉर्मूला लिखते थे। अब प्रॉब्लम क्या होगा, मैं बोर्ड पे बोलता हूं, हमें यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है वो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग करना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखेंगे तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, बट कोलिजन के बाद में ये v1 के साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन आ रहा है, m1 v1 cos ऑफ θ1 प्लस m2 v2 cos ऑफ θ2, खत्म। यानी कि यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम का कंजर्वेशन मिल रहा है वहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल्स बन रहे हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे बस। बट इतना करके काम नहीं बनेगा, आगे जाके हमें सेम पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग की भी अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करने के बाद अगर देखेंगे कोलिजन के पहले कोई भी बॉडी ऊपर नहीं जा रही है नीचे नहीं आ रही है, मतलब कोलिजन के बिफोर जो दोनों बॉडीज के वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस है ही नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोलिजन के पहले मोमेंटम जीरो है, जैसे गन एंड बुलेट की केस बोली थी, बुलेट फायर होने से पहले दोनों का मोमेंटम जीरो है, उसी तरह से कोलिजन से पहले इनका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है इसलिए इनका मोमेंटम जीरो है। लेकिन कोलिजन के बाद में क्या है, देखो m1 v1 sin θ1 ये अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, लेकिन इसका मोमेंटम नीचे जा रहा है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ m2 v2 sin ऑफ θ2। अगर माइनस प्लस की रीअरेंजमेंट फिर से कर देंगे तो ये बनेगा m1 v1 sin θ1 इज इक्वल्स टू m2 v2 sin θ2। एंड इस इक्वेशन में फिर नोन एंड अननोन क्वांटिटी अगर पुट करेंगे तो अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो ये हो गया कोलिजन इन टू डायमेंशन या फिर ऑब्लिक कोलिजन।
अगर बात काइनेटिक एनर्जी की आ गई तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी पहले तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, इधर जाने दो उधर जाने दो सीधा जाने दो वहां आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो केस थी वो सेम ही रहेगी कि वहां पे अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होगी। अगेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम सिमिलर एक्सप्रेशंस वहां पे यूज करेंगे। तो ये बन गया ऑल अबाउट ऑब्लिक कोलिजन। है क्लियर सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे हेड ऑन एज वेल एज ऑब्लिक, इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक, ये जो कोलिजन का पार्ट है वो खत्म हो गया। अब बस ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसे बोला जा रहा है कि कोई बॉल है और वो बाउंस कर रहा है, मतलब वो सरफेस पे जाके कोलाइड ही हो रहा है, तो उस केस में अगर हमने उसको इनिशियली एच इतने हाइट से अगर छोड़ा था तो उस केस में वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ई रेज टू ट्वाइस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एच, ये रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एच इज द हाइट कितनी है एंड एन मतलब नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन के बाद कितनी हाइट वहां पे मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो इसके ऊपर अभी ध्यान मत दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे बस उनको एक बार देख लो, लेकिन हमारे बुक में तो यहाँ पे कोई भी इससे रिलेटेड डेटा नहीं है। तो कोलिजन रिलेटेड जितना भी बुक में डेटा गिवन था वो बस इतना ही था। तो यहाँ पे हमारा जो लॉज ऑफ मोशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे। देखो 11 के 8 टॉपिक है, क्वेश्चन के नंबर 10 है, तो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कंपलसरी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको जो वर्कशीट दे रहा हूं उसमें क्वेश्चन के नंबर भी ज्यादा रहने वाले हैं, आपको एफर्ट्स भी ज्यादा लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फोर्स एंड रिलेटेड पार्ट पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद में आज के लेक्चर में स्टार्ट में हमने वर्क एंड रिलेटेड पार्ट को कंप्लीट किया, उसके बाद में जो लास्ट पार्ट था लेक्चर का वहां पे कोलिजन से रिलेटेड मोमेंटम से रिलेटेड पार्ट हम कंप्लीट डिस्कस कर गए। अब यहाँ पे टॉपिक में जो लास्ट पार्ट बचा है वो है ओनली रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क। उससे पहले ये इंपल्स वाली कंसेप्ट भी दी है। इंपल्स मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम या फिर डीपी, चेंज इन मोमेंटम। इस रिलेटेड थ्योरी दी है, बहुत सारे एप्लीकेशन एग्जांपल दिए, एक बार गो थ्रू इट, उससे जाओ, लेकिन बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। एंड यहाँ पे मोमेंटम ही है, मतलब इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड। तो इंपल्स मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंपल्स? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से मोमेंटम में बॉडी के एब्रप्ट, एकदम एक्सीडेंटल, एकदम इंस्टेंट चेंज ऑकर होता है, यानी डीपी। किसकी वजह से? एफटी की वजह से। फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जैसे मुझे वॉल में नेल फिक्स करना है, तो उस नेल को फिक्स करने के लिए हम करते क्या है, हथौड़ा लेते हैं, हैमर, नेल यहाँ पे होता है एंड ऐसे टच करके पुश करते क्या उसको, ऐसे नहीं करते, जोर से एकदम उसको लेके आते हैं और यहाँ पे इंपैक्ट करते हैं। लेकिन जब दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है, मतलब एक्चुअल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, लेकिन वो इस तरह से अप्लाई होता है कि वहां पे मोमेंटम में एब्रप्ट चेंज आता है। जैसे क्रिकेटर भी बैट से जब सिक्स मारता है तो वो एकदम बैट ऊपर से पीछे से लेके आता है, बॉल भी एकदम स्पीड में से आता है, लेकिन वहां पे दोनों का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो एकदम छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, और उसका जो इंपैक्ट है वो एक्सट्रीमली ज्यादा होता है, हाई होता है। उसकी वजह से वहां पे जो मोमेंटम होता है बॉल एंड बैट का वो एकदम एब्रप्ट सडन चेंज आता है। ठीक है, उसको इंपल्स बोला जाता है। अब अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बस सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क रिलेटेड कंसेप्ट का डिस्कशन बाकी है। ठीक है, उसके साथ इक्विलिब्रियम की भी कंसेप्ट दी है, कंडीशन दी है, तो वो बस थ्योरेटिकल बातें, तो उसमें कुछ खास पार्ट है नहीं, अभी भी हम कंटिन्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आज जो पॉइंट हमने पढ़े हैं उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 से 3 वर्कशीट है, 100 क्वेश्चन ईच। इसलिए मैं लेक्चर का कंटेंट आज का इतना ही रखता हूं, आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। इस टॉपिक में मैं बोल रहा हूं थोड़े से एफर्ट्स लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ये रिमेनिंग टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। तो साइमल्टेनियसली जितनी वर्कशीट दी जा रही है उतनी टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स क्लियर करके लो, पेंडिंग कुछ मत रखो। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सिलेबस पढ़ाने की स्पीड बढ़ेगी और उसके साथ में क्वेश्चन जो पर डे मिल रहे हैं उसका कंटेंट भी बढ़ने वाला है।
इसलिए जो वर्क दिया जा रहा है एट द सेम डे सेम टाइम कंप्लीट करो। तो आज मैं वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट कंप्लीट हो गई तो हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, रुकते ही यहाँ पे। थैंक यू।